नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी भाभी मेरी बीमार माँ को इलाज के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाती थी और शाम को उन्हें एक बड़े पार्क में ले जाती थी ताकि ताज़ी हवा से वो जल्दी ठीक हो जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हर किसी को ऐसी भाभी देना। एक दिन भाभी रोती हुई घर आई और बोली कि वो माँ को बेंच पर बिठाकर पानी लेने गई थी। जब वापस आई तो वहाँ माँ नहीं थी। हम सब माँ को ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन माँ नहीं मिली, जिसके बाद से मैं रोज़ माँ की याद में उसी पार्क में जाता था। एक दिन मैं घर जल्दी आ गया तो घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मैं दौड़ता हुआ रसोई में गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई और मैं। और जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो उनकी पत्नी भी हमारे साथ रहने आ गई। मेरी उम्र अभी कम थी, मेरी शादी की अभी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैं इस बात से खुश था कि घर में भाभी आएंगी तो घर का माहौल थोड़ा बदलेगा। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे भाई ने हमें गरीबी से बाहर निकाला है, अब उसका इतना हक तो बनता है कि उसके लिए एक बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की देखी जाए। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी, हर महीने मंदिर जाती थी और रोज़ सुबह पूजा पाठ करती थी। हमारे घर का माहौल बहुत सीधा साधा था, लेकिन बहुत शांत था। यहाँ हम बहुत सुकून से रहते थे। घर में बरकत भी थी और आज तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरी माँ चाहती थी कि भाई के लिए कोई ऐसी लड़की आए जो सुंदर भी हो और घर को संभालने वाली भी हो। ऐसी लड़कियां तो हजारों मिल जाती हैं, लेकिन पता नहीं माँ को अभी तक कोई पसंद क्यों नहीं आ रही थी। एक बार माँ ने भाई से भी पूछ लिया था। भाई ने कहा था, माँ, जैसी भी लड़की आप पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे। वैसे तो रिश्ते लड़कियों के लिए आते हैं, लेकिन हमारे खानदान और जानने वाले लोगों को पता था कि भाई का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसीलिए वो लोग बातों बातों में अपनी बेटी का रिश्ता दे देते थे। उन्हें पता था कि जब लड़का इतना अच्छा है तो मुंह से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर उनकी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी तो और क्या चाहिए। इसीलिए बहुत रिश्ते आए थे। हमारी एक दूर की रिश्तेदार लड़की भी थी, वो मेरे पिताजी की एक चचेरी बहन की बेटी थी। यूं तो वो हमारी भी रिश्तेदार लगती थी, लेकिन सगी नहीं थी। उसका नाम काव्या था और वो भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ को मेरे पिताजी के खानदान के लोग वैसे ही पसंद नहीं थे। हमने सुना था कि वो लोग ठीक नहीं हैं। काव्या भी कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस सामान्य थी, इसीलिए माँ ने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि भाई की शादी उससे करेंगे। मेरे भाई का नाम अर्जुन था। आखिरकार माँ को एक लड़की मिल ही गई। लड़की बहुत प्यारी थी, सुंदर थी और संस्कारी भी थी। हम सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी माँ ने टेबल पर एक तस्वीर रखी और कहा कि ये इस घर की होने वाली बहू है, तो एक बार देख ले। माँ की बात सुनकर भाई ने जो हरकत की उसे देखकर हम सब हैरान रह गए। उसने तस्वीर को ऐसे झटक कर पीछे कर दिया जैसे टेबल पर कोई तस्वीर नहीं बल्कि कोई कीड़ा पड़ा हो जिसे हाथ से हटा दिया जाता है। बोला कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, आपको मेरे लिए यही लड़की मिली थी क्या? माँ भी हैरान रह गई और मैं भी, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी और ख़ानदान भी अच्छा था। लेकिन भाई ने एक नज़र देखा और ऐसी हरकत करके फिर से खाना खाने लगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो आराम से बोल दे। भाई बोला, आराम से बोलूँगा तो आप समझेंगी नहीं ना, इसीलिए आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि इससे मैंने शादी नहीं करनी। माँ का दिल टूट गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को ढूंढा था। माँ बोली, अच्छा फिर बता दे किससे शादी करनी है, जब मैं कोई और लड़की देखूँ। तो भाई ने पानी का गिलास पिया और कहा कि नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लड़की मैंने देख ली है। हम सब हैरान हुए, क्योंकि वो खुद ही कह रहा था कि आप लोग मेरे लिए लड़की देख लेना, और अब कह रहा था कि मैंने लड़की देख भी ली है। माँ ने कहा, अच्छा अगर तेरी खुशी है तो हमें क्या दिक्कत है, बता दे कौन है, उसके घर रिश्ता भेज देंगे। भाई बोला, रिश्ता भेजने की ज़रूरत नहीं है, बात पक्की हो गई है, बस कल परसों अंगूठी की रस्म के लिए चले जाएंगे।
अंगूठी भी ले आएंगे और बात पक्की करके आएंगे। कोई देखने दिखाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है। आप लोगों को देखने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। माँ ने पूछा, अच्छा कौन है? उसने कहा, मैं काव्या से शादी करूँगा। माँ के मुंह में निवाला अटक गया। मैं तुरंत उठा और माँ को पानी पिलाया और पूछा, क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? लेकिन बाई के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो कुछ बुरा ही कहना चाहता हो, लेकिन लिहाज कर रहा हो। माँ ने कहा, तो तू उस काव्या से शादी करना चाहता है? अगर तू किसी और का नाम लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुझे पता है कि वो लड़की ठीक नहीं है। बाई बोला, वो इस घर की होने वाली बहू है और आप उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती। मैं भी बोला, बाई आप माँ से पूछ तो लेते, आपने क्या उनसे बात पक्की कर ली है? तो उसने मुझे डांट कर कहा कि तू अपना मुंह बंद रखो, तुम छोटे हो, छोटे बनकर रहो। इस घर के मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। और हाँ, आप लोग यही समझो कि बात पक्की कर दी है। माँ को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा, जब बात पक्की कर दी है तो फिर जाकर खुद ही ब्याह कर ले आ, फिर हमें क्यों भेज रहा है? जाकर मंदिर में शादी कर ले और उसे ले आ। बाई ने अजीब सा मुंह बनाया। वो जिस तरह का चेहरा बना रहा था, हमने आज तक उसका ऐसा चेहरा नहीं देखा था। उसके चेहरे पर कभी ऐसे भाव नहीं आए थे। उसने कभी माँ से बदतमीजी नहीं की थी, मुझे इस तरह से नहीं डांटा था। अगर वो चाहता कि ऐसा ही हो तो ठीक है, ये उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन ये वो बात आराम से भी कह सकता था। पता नहीं वो किस तरह से बोल रहा था। मैंने माँ को उठाया और उनके कमरे में ले गया। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कैसे ठीक होगा? उस लड़की के बारे में एक और औरत ने मुझे आकर बताया था कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वो लड़का उसके लिए जहर खाने को तैयार बैठा है। ऐसी लड़की जो किसी जवान लड़के की अक्ल मार दे और वो उसके लिए जहर खाने को तैयार हो जाए, ऐसी लड़की क्या अच्छी होती है? कल को हमारे बेटे की अक्ल भी खराब कर देगी। मैंने माँ से कहा कि बाई की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उनकी अक्ल पहले ही खत्म हो गई है। माँ बहुत परेशान थी। बाई भी घर देर से आने लगा था, किसी से बात भी नहीं करता था, कहता था खाना बाहर खाकर आया हूँ, सुबह से गायब रहता था। माँ ने कहा, बेटे से बात करते हैं और जाकर लड़की वालों से बात पक्की कर आते हैं। मैंने कहा, लेकिन वो तो आपको पसंद नहीं है। तो माँ बोली, अब जब अपने बेटे ने पसंद कर ली है तो हम क्या बोल सकते हैं? उसकी खुशी में हम भी खुश हो जाएंगे। बाकी भगवान मालिक हैं। हम लोग अभी यही बातें कर ही रहे थे कि बाई घर में दाखिल हुआ और अकेला नहीं था, उसके साथ काव्या भी थी जो दुल्हन बनी हुई थी। बाकी की कहानी हम समझ ही गए थे। साथ में काव्या की माँ भी थी जो सर उठाकर घर में दाखिल हुई थी। मेरे भाई ने मंदिर में शादी कर ली थी और उसे उठाकर हमारे घर भी ले आया था। माँ ने जब ये नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे। जगह जगह उसके लिए सुंदर जीवन साथी की तलाश में पता नहीं कितने चक्कर लगाए थे। ना गर्मी देखी थी ना धूप। और अब उनका बेटा एक ऐसी लड़की को पत्नी बनाकर ले आया था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और फिर शादी भी बिना बताए ही कर ली। माँ बोली, ये क्या कर दिया तूने? तू मेरा बड़ा बेटा है। भाई बोला, गजब कर दिया, शादी की है, पत्नी है मेरी, और क्या बताऊँ आपको। और आपने ही तो कहा था कि जब सब कुछ खुद ही कर लिया है तो जाकर शादी भी कर ली। मैंने शादी भी कर ली, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इतनी मेहनत बच गई। माँ अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। मेरी माँ ऐसी औरत थी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने खानदान की इज्जत रखी थी। कहीं किसी का बच्चा हुआ, कोई बीमार हुआ, किसी की शादी हुई, माँ सबसे पहले पहुँचती थी। पूरे खानदान में उनकी बहुत इज्जत थी। सिर्फ अपने खानदान में ही नहीं, ससुराल वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब वो सबको क्या जवाब देती कि बेटे ने क्यों बिना बताए शादी कर ली है, वो भी ऐसी लड़की से जिसे वो पसंद भी नहीं करती थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? लोग यही समझते कि शायद माँ अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाता था, और तंग आकर उसने खुद ही शादी कर ली। ऐसी बातों पर लोग कितनी बातें करते हैं, पीठ पीछे कितना बोलते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जवानी तो ख़त्म हो जाती है।
जीवन साथी भी नहीं था, उनके पास सिर्फ इज्जत ही थी जो उन्होंने कमाई थी। अब वो इज्जत भी खत्म हो जाती। बाई ने कहा, चलो अब रोना धोना बंद करो और अपनी बहू का स्वागत करो। तो माँ उठकर कमरे में चली गई। माँ के जाते ही वो भाभी अचानक रोने लगी। बोली, देखो तो सही कैसा स्वागत हुआ है मेरा। सिर पर हाथ भी नहीं रखा, आशीर्वाद भी नहीं दिया मुझे। बाई को पता नहीं क्या हो गया था, जैसे बीवी रो नहीं रही बल्कि आखिरी सांस ले रही हो। उसने कहा, तुम चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूँगा तुम्हारा स्वागत। छोड़ो इन सबको। मैं भी वहाँ से मुंह फेर कर चला गया और वो दोनों कमरे में चले गए। रात का खाना भी उन्होंने बाहर से मंगवाया और माँ ने खाना नहीं खाया। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से 2-4 निवाले खिलाए और दवा दी। माँ का बीपी हाई था और बुखार भी आ रहा था। माँ सारी रात बुखार में तड़पती रही और बाई को कोई परवाह ही नहीं रही थी। ये वही बाई था जो माँ को जरा सा कुछ होता तो एक पैर पर खड़ा हो जाता था। कहते हैं कि जब पत्नी आती है तो हर आदमी थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बदलता कि एक उंगली हिलाई और ये बदल गया। ये तो 1 सेकंड में ही बदल गया था। सुबह नाश्ता करने के लिए भी वो बाहर चले गए और मैंने अपने लिए और माँ के लिए नाश्ता खुद बनाया। दोपहर के खाने में कुछ भी नहीं था और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। मजबूरन बाई से पैसे मांगे। उसने कहा कि अपनी भाभी से कोई काम मत करवाना, वो 4-5 महीने काम नहीं करेगी। अभी अभी उसकी शादी हुई है और हम लोग वैसे भी इस रविवार को हनीमून पर जा रहे हैं। तुम ये पैसे लो, घर में राशन डलवा दो और मोहल्ले से कोई काम वाली देख लो। जब तक माँ बीमार है वो काम कर लेगी। मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरी उम्र ही क्या थी, अभी मैंने 10वीं पास की थी। अगर मैं कोई काम करता होता तो अपने भाई के आगे हाथ तो ना फैलाने पड़ते। ये वही भाई था जिससे बिना सोचे कुछ भी मांग लेता था। लेकिन अब अजीब लग रहा था क्योंकि जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो उनकी पत्नी भी देख रही थी और उसकी नज़र पैसों पर ही थी। वो लोग हनीमून पर चले गए। हनीमून पर लोग जाते हैं तो 1 हफ्ता जहाँ 10 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन उनको तो गए हुए 2 महीने हो गए थे, वापस ही नहीं आ रहे थे। अब तो बाई ने पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। इधर उधर घर में जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी ख़त्म हो गए। कोई काम वाली भी नहीं मिली। माँ ने खुद ही उठकर घर का काम संभाल लिया। थोड़ी मदद मैं कर देता था। जब भाभी वापस आई तो उनके तेवर ही बदले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आई हो। लेकिन बाई ने उन्हें सामने बिठाकर कहा कि अब ये इस घर का हिस्सा है। मुझे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहना। माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, देख लेंगे, जो भी बातें हैं अब तुम ले आए हो तो क्या कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हारी पत्नी से भी इज्जत से पेश आऊँगी, तुम चिंता मत करो। मैंने बाद में माँ से कहा कि आप कुछ तो कहती। माँ बोली, अब क्या कहती, सारा कुछ तो कर लिया इन लोगों ने। माँ का फैसला बुरा नहीं था, एक ही घर में रहना था और माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो भाभी की चालाकियों का मुकाबला कर पाती। माँ सीधी सादी औरत थी। पिताजी के जाने के बाद वैसे ही उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, हमेशा उदास रहती थी और फिर बाई ने जो इतना बड़ा सदमा दिया था उसे भी संभाल रही थी। कभी कोई फ़ोन करता तो माँ कोई बहाना कर देती कि लड़की के माता पिता का कोई मामला था, जल्दी जल्दी में शादी हुई, बस मंदिर में फेरे हुए हैं। माँ बोली, ज़िंदगी में कभी बिना वजह झूठ नहीं बोला और अब बार बार इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। भाभी ने इस घर को पूरी तरह अपने हाथ में लेने की कसम खा रखी थी। उन्होंने कहा कि जो मेरा मन करेगा घर में वही बनेगा। एक दिन मैं घर आया तो अजीब सी बदबू आ रही थी। हमारे घर में बहुत सीधी सादी चीज़ें बनती थी, दाल सब्जी चावल चिकन वगैरह। इससे ज़्यादा हम लोग कभी मटन बिरयानी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते थे, कलेजी मांस पैर वगैरह। लेकिन आज अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं रसोई में गया तो भाभी खड़े होकर खाना बना रही थी। मैंने पूछा, आप क्या बना रही हैं। मैंने नाक पर हाथ रख लिया। वो बोली, नाक पर हाथ रखने की क्या ज़रूरत है, खाने को देखकर ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने कहा, बन क्या रहा है ये तो बता दो। वो बोली, बड़े मांस की आंतें बन रही हैं।
मैं हैरान रह गया। मैंने कहा पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता और बाई को तो बहुत नफरत है। वो बोली तुम्हारे बाई का पता नहीं पर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है आप अपने लिए बना लो। वो बोली हाँ अपने लिए ही बना रही हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी बना रही हूँ। हर बात पर वो उल्टा जवाब देती थी, लेकिन मैं चुप रहा और वहाँ से चला गया। मैंने माँ से कहा कि ये घर में क्या हो रहा है। माँ बोली मैं इसे रोक तो नहीं सकती, अपने लिए बनाने का मन है तो बना ले। बाहर बहुत बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं अंदर आकर बैठ गया। ये आंते कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं खानी चाहिए, शुद्ध नहीं होती, पता नहीं ये क्यों बना रही हैं। मैंने कहा हम क्या खाएंगे। माँ बोली तुम लोगों के लिए तो कल आलू चिकन बनाया था वो पड़ा है, तुम्हारा भाई भी वही खा लेगा। दोपहर को जब सब लोग टेबल पर बैठे तो माँ ने बाई के लिए भी पहले से ही सब्जी डालकर रख दी थी, लेकिन उस दिन जो टेबल पर हुआ उसे देखकर हम लोग हैरान रह गए। मेरा भाई आंते खा रहा था जिंदगी में पहली बार, और वो भी दोनों हाथों से ऐसे खा रहा था जैसे अभी कोई उससे छीन लेगा। मानो कि हो सकता है आंते अच्छी बनी हो और जो काम उसने कभी ना किया वो आज कर लिया, लेकिन इंसानों की तरह तो खा सकता था ना। हम लोग तो हैरान रह गए। उसने तो सारे टेबल का कपड़ा भी गंदा कर दिया और अपने कपड़े भी गंदे कर लिए और बार बार कह रहा था क्या बनाया है, क्या बनी है ज़बरदस्त। वह मज़ा आ गया। हमारा तो वहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था। मैंने माँ से कहा किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, घर में मन बहुत परेशान हो रहा है। माँ बोली जहाँ भी जाएंगे वो तुम्हारे भाई की बातें लेकर बैठ जाएंगे, फिर मन और परेशान हो जाएगा। फिर मैं माँ को थोड़ी देर के लिए कॉलोनी के पार्क में ले आया कि उनका मन थोड़ा बहल जाएगा। घर का माहौल अजीब होता जा रहा था, अजीब अजीब चीज़ें बनती थी। भाभी हर मामले में झगड़ा करती थी, भाई उन्हें कुछ नहीं कहता था। अगर हम कुछ बोल देते तो वो भी गुस्सा करती थी और भाई भी हमें बातें सुनाता था, कहता था अपनी मर्जी से कुछ बना लेगी तो क्या हो जाएगा, अगर उसने इस घर की किसी चीज़ को हटा दिया तो क्या होगा, ये उसका भी तो घर है। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। माँ ने एक दिन गीता उठाई और कहा कि इसी में मन की शांति है, और घर में गीता पढ़ना शुरू कर दिया। माँ का पढ़ना बहुत अच्छा था और वो गीता को भजन की तरह पढ़ती थी। जब वो गीता पढ़ने बैठती थी तो आसपास के लोग भी हमारे घर आ जाते थे और कहते थे कितने अच्छे से पढ़ रही है। लेकिन यहाँ माँ ने पढ़ना शुरू किया और वहाँ भाभी का चेहरा ऐसे बन गया जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। पहली बार मैंने इन्हें इतना परेशान देखा था। उन्होंने कहा ये तेरी माँ क्या कर रही है। मैंने कहा गीता पढ़ रही है, आइए आप भी बैठिए। इस बात पर वो वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगी और थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर हम सब हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी, इतनी ज़ोर से चीख रही थी जैसे उनके कमरे में सांप घुस आया हो और उनकी जान को खतरा हो। माँ ने तुरंत पढ़ना बंद कर दिया। हम लोग कमरे की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। 5 मिनट बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी शक्ल भी बहुत डरी हुई थी। हमने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है, क्यों चिल्ला रही थी। तो बोली जैसे आपको बहुत फिक्र है मेरी। माँ ने कहा क्यों फिक्र नहीं होगी, तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी आवाज़ गूंज रही थी, हुआ क्या था। वो बोली कुछ नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा ये बात भाई को बतानी चाहिए। माँ बोली बताएंगे भी तो क्या कर लेगा, छोड़ो। अब लगभग रोज ही ऐसा होने लगा। जैसे ही माँ गीता पढ़ने बैठती भाभी चीखने चिल्लाने लग जाती और माँ पढ़ना बंद कर देती। ऐसा 3-4 बार हुआ था। माँ को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि जब गीता पढ़ी जाती थी तभी ऐसा होता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था आखिर ऐसा क्यों करती थी वो। भाई की जब से शादी हुई थी उसकी शक्ल अजीब सी हो गई थी, उसका वजन बढ़ने लगा था, वो अजीब अजीब चीज़ें खाता था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब से गंदे दाने निकल आए थे और वो बिल्कुल भी पहले जैसा सुंदर लड़का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और आदमी है। उसका पेट भी बाहर निकलने लगा था। अब उसे कोई भी देखता तो हैरान रह जाता था। मैंने माँ से कहा भाई को क्या हो रहा है। माँ बोली बेटा जैसी पत्नी आदमी की ज़िंदगी में आती है ना वो उसे वैसा ही बना देती है।
तुम्हारी भाभी ने उसे पता नहीं क्या क्या खाने पर लगा दिया। ऐसी चीज़ें रोज खाने से यही हाल होता है, पेट भी बाहर निकल जाता है और चेहरे पर दाने भी निकलते हैं। इतना घी वाला खाना तो आज तक मैंने तुम लोगों को नहीं खिलाया। हम लोग तो सीधा सादा खाना खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा यही तो बात है कि जिस बाई को सारी जिंदगी ये सब अच्छा नहीं लगा वो ऐसे खा रहा है जैसे इसके बिना रह ही नहीं सकता। हमारे घर में से हर वक्त अजीब सी बदबू आती रहती थी, जैसे मांस की दुकान से आती है। कभी मांस पक रहा होता था, कभी पैर पक रहे होते थे, कभी कलेजी, कभी आंते, कभी मुर्गे के पंजे। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। और भाभी पकाती भी ठीक से नहीं थी, कच्चा पक्का बनाकर सामने रख देती थी। मेरा भाई मज़े से खा जाता था। अब तो ये हाल हो गया था कि हम अगर मोहल्ले में अपने घर से कोई चीज़ किसी और के घर भेजते तो वो लोग कहते थे कि आपके बनाए हुए खाने में से बदबू आती है, क्योंकि पूरे घर में ही बदबू बस गई थी। हमें तो आदत हो गई थी, लेकिन जब कोई बाहर से आता था तो नाक पर हाथ रख लेता था। माँ ने सारी ज़िंदगी इस घर को बहुत साफ सुथरा रखा था, लेकिन अब यहाँ अजीब हालात हो रहे थे। हमारे घर में एक और अच्छी बात थी कि बाथरूम वाले जूते हम लोग बाथरूम के बाहर ही रखते थे। उन जूतों को फिर पूरे घर में नहीं पहनते थे, क्योंकि माँ को पूजा करनी होती थी। लेकिन जब से भाभी घर में आई वो जूते भी हटा दिए गए और ये रिवाज भी ख़त्म हो गया। अब बाथरूम वाले जूते पूरे घर में घूमते रहते थे और माँ अपने घर में ही पूजा करती थी। भाभी जब से आई थी हमने उन्हें एक बार भी पूजा करते हुए नहीं देखा था। पता नहीं पूरा दिन कमरे में क्या करती रहती थी। बाई की हालत खराब कर दी थी, लेकिन खुद बिल्कुल ठीक ठाक थी। एक दिन मेरा बाई माँ के कमरे में गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि आज इतने दिनों बाद बाई को ये ख्याल कैसे आ गया, वरना पहले उसकी आदत थी कि वो जब रात को काम से आता था खाना खाने के बाद थोड़ी देर माँ के पैर दबाता था, दिन भर की बातें करता था, कहता था कि कोई नया काम शुरू करना है, आशीर्वाद दे दो। आज बहुत दिनों बाद वो कमरे में गया तो मैं भी खुश हो गया और मैं पीछे नहीं गया। मैंने सोचा चलो अच्छा है, थोड़ी देर साथ बैठ जाएंगे। बाई को ख्याल तो आया मैं वहाँ से जा रहा था। मैंने भाभी को देख लिया। भाभी पता नहीं क्या कर रही थी, रसोई में खड़ी थी। सोने से पहले बाई एक गिलास दूध पीता था, ये तो सबको पता था, लेकिन वो दूध के अंदर कुछ मिला रही थी। मैं छुपकर उन्हें देखने लगा। चीनी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बाई चीनी वाला दूध नहीं पीता था, लेकिन आजकल उसकी खाने पीने की आदतें बदली हुई थी। हो सकता था वो चीनी ही हो, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। वो कोई लाल रंग की चीज़ थी और अजीब सी चिपचिपी चीज़ थी। उसने दूध में मिलाई तो एक पल को दूध बिल्कुल लाल हो गया। मेरे तो होश उड़ गए, आखिर ये कैसी चीज़ है। लेकिन जैसे ही उसने चम्मच हिलाया तो दूध का रंग हल्का होने लगा और वो फिर से सफ़ेद हो गया। वो दूध लेकर कमरे में चली गई। जाहिर है ये दूध बाई ने ही पीना था। मैं सोच रहा था ये कैसी चीज़ थी जो उसने दूध में मिलाई। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने पहले दूध को इतना लाल किया और फिर वो सफ़ेद हो गया। थोड़ी देर बाद बाई माँ के कमरे से निकल गया तो मैं माँ को ये बताने के लिए कमरे में गया कि भाभी दूध में कुछ मिला रही थी। जाहिर है मेरी उम्र कम थी, मैं ऐसी बातें तुरंत बता देता था, लेकिन अंदर गया तो माँ सिर पकड़कर रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप। मैं तो उन्हें रोता देखकर तड़प ही गया, क्योंकि आज तो भाई बहुत दिनों बाद उनके कमरे में आया था। उन्हें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो रो रही थी। बोली ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने कहा क्या हुआ है बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई कहता है कि आप घर में गीता मत पढ़ा करो, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अब तुम ही बताओ ये किस तरह की बात है। पूजा पाठ मैं क्यों ना करूं, और वो कौन है जिसकी तबीयत पूजा सुनकर खराब होती है। अरे पूजा सुनने से तो इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है। ये कैसी औरत है, ये क्या कर रही है। इसकी किसी हरकत की मुझे समझ ही नहीं आ रही। और इसको देखो मेरे अपने बेटे को, अपने भाई को, कि जो ये बात करने के लिए आ गया कि घर में पूजा मत किया करो। अरे मैं तो हमेशा से घर में पूजा करती हूँ,
ये तो जब इस घर में आई तो 2-3 महीने के लिए मेरा दिमाग ही घूम गया और मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने पूजा नहीं की। लेकिन ये तो मेरा नियम है, अब मैं क्या करूं? कहता है कि आप पूजा मत किया करो और अगर आपको पूजा करनी है तो आप कहीं और जाकर किया करो। अब तुम ही बताओ ये कैसी बात है? बात तो बहुत अजीब थी, बहुत ही गलत बात थी। ऐसे कौन कहता है भला? भगवान का नाम है, लोगों के घरों में गीता रखी होती है लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह घर में नकारात्मकता आती है। पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो क्यों रोक रहा था? मैंने माँ से कहा कि आपको उसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोली सिर्फ मना करके नहीं गया, ये भी कहकर गया है कि दोबारा ऐसा किया तो घर का माहौल ख़राब होगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? माँ तो परेशान थी। उधर मेरे भाई ने मुझ पर ही कहर तोड़ दिया, कहने लगा कि तूने 10वीं कर ली है, मैंने तुझे आगे नहीं पढ़ाया, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, मैंने बात कर ली है, कल से तू एक प्रिंटिंग की दुकान पर बैठेगा, वो तुझे प्रिंटिंग का काम सिखाएंगे। जब तुझे काम आ जाएगा तो फिर मैं तेरे लिए दुकान डाल दूंगा, तू सुबह से वहाँ जाया कर। मैंने कहा कि लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जब मैंने कह दिया कि आगे नहीं पढ़ना तो फिर तू क्यों कह रहा है? तेरी फीस नहीं भर सकता मैं, कोई हुनर सीख, अपने पैसे खुद कमा। मैंने मन में सोचा कि बात तो ठीक है, अगर फीस के चक्कर में पड़ा तो फिर भाई का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा हुनर सीखूंगा तो अपने 4 पैसे तो कमाऊंगा। मैं उस दुकान पर सुबह जाता था तो रात को वापस आता था। पूरा दिन माँ के साथ पीछे क्या होता था मुझे पता ही नहीं होता था। जब मैं वापस आता तो वो बताती भी नहीं थी। मेरी दिनचर्या अचानक से बदल गई। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा भाई मुझे खुद ज़बरदस्ती छोड़ने आता था और कहता था कि क्यों नहीं जाएगा, तू जाकर एक काम कर। माँ की शक्ल देखकर लगता था कि दिन भर कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ। जहाँ तो भाभी ने बदतमीजी की है, जहाँ फिर कोई उल्टी सीधी बात की है। माँ की तबीयत भी आजकल बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। मैं बार बार पूछता था। एक दिन मुझे भाभी पर ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्यों मेरी मासूम सी माँ के पीछे पड़ी रहती हैं? वो आपको कहती ही क्या है? क्यों भाई के कान भरती रहती हैं? आपकी शादी हुई है तो औरत की तरह रहो, इस घर को अपनी मुट्ठी में करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि ये घर आज भी माँ के नाम है, आपके पति के नाम नहीं है। वो इस घर को चलाता ज़रूर है लेकिन ये घर माँ का है और वो जब चाहे तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकती हैं। फिर चले जाना तुम लोग यहाँ से और इस घर को मैं खुद ही चला लूँगा। मैं हैरान था कि भाभी ने बड़े आराम से चुपचाप मेरी सारी बातें सुन ली और आगे से कुछ भी नहीं कहा। ये कहते हुए मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये बात भाई तक तो जानी ही थी। पर 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन शायद भाई को उसने सब कुछ बता दिया। भाई मेरे कमरे में आया और बस इतना कहा कि तूने अपनी भाभी से क्या कहा है कि हम लोगों को घर से निकाल देगा? इतनी औकात है तेरी? और मेरे भाई ने मुझे 2-4 थप्पड़ एक साथ ही मार दिए और कहा कि तुझे तो मैं सीधा करूँगा। मैं पूरी रात रोता रहा और अब मैं भी गुस्से में आ गया। सुबह जाता था, रात को वापस आता था, घर आने का मन ही नहीं करता था। मैं भी तो बाबुक था ना, मुझे सोचना चाहिए था कि माँ पीछे अकेली हैं। लेकिन मैं अपने घमंड में आ गया और मैंने कहा कि मैंने इस घर में आना ही नहीं है। मैंने दुकान वालों को कहा कि आप मुझे काम सिखाएंगे और मैं आप लोगों के लिए ही काम करूँगा, पैसे भी थोड़े लूँगा। मैं तो आगे की सोच रहा था कि जल्दी जल्दी पैसे कमाना शुरू करूँ ताकि अपने भाई को कहूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ, मैं अपना और अपनी माँ का खर्चा उठा लूँगा। लेकिन ये भूल गया था कि आगे की चिंता में पीछे को नज़रअंदाज कर रहा था। एक दिन घर आया तो पता चला कि माँ घर पर नहीं है। मुझे लगा कि कहीं गई होंगी। भाभी से पूछा तो भाभी ने भी यही कहा। आज शुक्रवार था तो मैं भी जल्दी आ गया। दोपहर से शाम हो गई लेकिन माँ का कोई पता ही नहीं था। उनका फ़ोन भी घर पर पड़ा था। मैं हैरान हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। हाँ, सुबह सुबह ही छोड़ आए थे मुसीबत को, मेरी तो जान छूट गई। क्या बताऊँ, घर में कितना सुकून है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ।
वो हीरो का सेट तो कब से मेरे लिए बुक करवा दिया मेरे पति ने। अरे मैं मांगती और वो ना करवाता, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ ले लिया है उससे, इतना कुछ ले लिया है कि उससे ज़्यादा तो अब मैं अमीर हो गई हूँ। हर हफ्ते मेरे लिए कोई बड़ा तोहफा लेकर आता है। उसकी माँ मुसीबत को तो मैंने वृद्ध आश्रम में भिजवा दिया है। वो बार बार पूजा करके बैठ जाती थी, मेरे सिर में दर्द हो जाता था। ऐसी मुसीबतों से जान छुड़वाने के लिए ना यही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो है, अगर आपका पति आपकी मुट्ठी में है ना, तो फिर ये दुनिया ही आपके लिए स्वर्ग है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। और फिर मैं तो हूँ ही सुंदर जवान, और तुम्हें तो पता है ना, मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरी भाभी ने मेरे भाई को पागल कर दिया था, उसकी अक्ल मार दी थी। वो सब उन लोगों का अपना निजी मामला था, ये एक दूसरे के लिए पागल होते या दीवाने होते। लेकिन माँ को वृद्ध आश्रम भिजवा दिया गया। ये क्या बात थी। मैं अपने भाई के पास गया, मैं उनके ऑफिस में ही चला गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि घर की बातों को ऑफिस में क्यों लेकर आया हूँ। घर जहाँ बात करेंगे। उनसे कहा आपने अच्छा नहीं किया कि माँ को वृद्ध आश्रम में भेजा है, मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। तो उसने कहा कि वापस लेने के लिए नहीं, छोड़कर आया हूँ, वहीं पर रहेंगी कुछ दिन, उसके बाद वापस ले आएंगे। मैंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये क्या कर दिया, हमारी माँ वृद्ध आश्रम में रहेंगी। उसने कहा वृद्ध आश्रम में छोड़कर आया हूँ, किसी गलत जगह पर छोड़कर नहीं आया। जब बाई ने ये बात की तो मेरा मन किया कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं कि कैसी बातें कर रहा था। ऐसा लगता था ये मेरा बाई ही नहीं है, इस आदमी की अक्ल ही नहीं, शक्ल ही नहीं, सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगता था कोई और आदमी है। अब हमारा बाई कहीं खो गया है और ये उसकी जगह पर उस घर में रहने के लिए आ गया है, और बातें भी अजनबियों जैसी कर रहा था। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं फिर भी इतना ज़्यादा अपनी माँ को तलाश करने लगा। इस शहर में तो इतने सारे वृद्ध आश्रम थे, कहाँ कहाँ तलाश करता, लेकिन फिर भी लगा हुआ था। एक दिन मैं घर में ही था, जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सा मामला देखा कि घर में अजीब सा धुआं भरा हुआ है। पता नहीं धुआं कहाँ से आ रहा था, जबकि रसोई में चूल्हे के ऊपर कुछ भी नहीं रखा था। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। आंख खुली तो अस्पताल में था। मेरा भाई सामने बहुत ज़्यादा परेशान खड़ा था। मुझे अपना शरीर महसूस ही नहीं हो रहा था, और मेरा भाई चीख रहा था और कह रहा था किसी तरह मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं माँ को भी वापस ले आऊँगा, हमारे घर को फिर से बचाऊँगा, पहले जैसा बना दूँगा, बस तुमने मेरा साथ देना है। मैंने कहा कि भाई हुआ क्या है। तब मेरे भाई ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरे भाई ने मेरी माँ को भी वापस बुला लिया, वो भी अस्पताल में थी। मेरी हालत देखकर पत्थर बनी बैठी थी, और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं जा रहा था। मुझे दर्द और बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे ताकि मैं ठीक रहूं। मामला ऐसा था कि मेरी भाभी ने मेरे भाई की अकल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरे भाई ने बताया कि मैं उसके सुंदरता के जाल में पागल हो गया था, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसे शादी करने के लिए पसंद कर लेने से लेकर उस दिन तक जब वो मुझे ऐसी हालत में मिला, उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया था, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। वो काला जादू करने में माहिर है और उसने उसके लिए बहुत तपस्या की हुई है, जिसकी वजह से उसे ऐसे कामों पर बहुत ज़्यादा महारत है। मैं इन बातों को मानता नहीं था। उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने उससे इनकार कर दिया था, बल्कि पूरी तरह मना कर दिया था। लेकिन फिर अचानक से वो मेरे दिमाग पर सवार हो गई, इस कदर सवार हो गई कि मैं खुद उससे जाकर शादी करने की बात कर बैठा, और मैंने अचानक उससे शादी करने का फैसला कर लिया और शादी भी कर ली। बात वाकई समझ में आ रही थी, क्योंकि हमारे भाई ने ये सब कुछ अचानक ही किया था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने होश में नहीं है।
कोई उससे करवा रहा है। कहने लगा कि वो मुझे नहाने नहीं देती थी, मुझे कहती थी तुमने शुद्ध नहीं होना, मुझे अजीब सी गंदी चीज़ें खिलाती थी और रोज़ मुझे दूध में कोई चीज़ मिलाकर देती थी। मेरा दिमाग बिल्कुल उसका गुलाम हो गया था, मेरा दिमाग ख़त्म हो गया था। ये तो एक दिन मैं बाज़ार में खड़ा था तो आरती की घंटी बजी और मैंने पूजा करना भी छोड़ दिया था, पर मेरा एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती मंदिर ले गया। जैसे ही मैंने वहाँ पर पूजा की, ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ये वही दिन था जब मैं 2 दिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद बाजार में था और तू घर में शायद अकेला था। जब मैं वापस आया तो मैंने घर का ऐसा माहौल देखा कि मैं हैरान रह गया। घर में धुआं भरा हुआ था, मेरी पत्नी ने तुझे बेहोश कर दिया था और वो तेरे साथ कोई तंत्र कर रही थी और जिस तंत्र के लिए उसने तुझे इस्तेमाल किया था वो तंत्र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो तुझे बलि देने वाली थी, वो दूसरों के लिए भी किया करती थी, लोगों पर काला जादू भी किया करती थी और घर में ये सब कुछ करती थी। और जहाँ पर भगवान का नाम और पूजा होती है वहाँ पर ऐसी बुरी शक्तियाँ नहीं आती। इसीलिए उसने ये तमाशा किया कि जैसे ही माँ पूजा करती थी तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी ताकि ये मामला भी किसी तरह ख़त्म हो जाए। और उसने मुझे इस बात पर भी राज़ी कर लिया कि माँ को घर से निकाल कर वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं और तुझे भी घर से निकालने के लिए मुझे सलाह देती रहती थी, लेकिन वो तेरे साथ बहुत बुरा कर रही थी। उसने कीलों के साथ तुझे जब मेरे भाई ने ये बात बोली तो मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया और मेरा भाई भी चुप हो गया। उसने कहा कि मैंने तुझे तुरंत वहाँ से हटाया, तुझे बचाया, एम्बुलेंस वालों को बुलाया और अस्पताल ले आया। तुझे ठीक होने में 1-2 महीने लगेंगे क्योंकि तेरे पूरे शरीर पर जख्म है। मैं भी हैरान था क्योंकि जब मैं घर आया था तो मुझे इतना याद है कि धुआं भरा हुआ था। उसके बाद मुझे मेरे सिर पर किसी ने कोई चीज़ मारी थी और शायद मैं बेहोश हो गया था। वो लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं थी बल्कि एक तांत्रिक थी, काला जादू करने वाली। उसी ने हमारे भाई का दिमाग खराब किया, हमारे घर का माहौल खराब किया, हमारे घर को बदबू वाला घर बना दिया। भाई ने उसे उसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दिया और अभी वो उस घर में नहीं है। घर को धोया जा रहा है और वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा था, लेकिन मुझे डॉक्टरों ने इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देनी थी। मुझे 20 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और घर में भी मुझे अभी आराम करना था। माँ ने घर में सुंदरकांड और हवन करवाया। मेरे भाई ने माफ़ी मांगी, माँ ने तुरंत माफ़ कर दिया क्योंकि भाई अपने होश में नहीं था, तभी तो वो इस तरह की हरकतें करता था, जानवरों की तरह खाना खाता था, कभी भी कुछ भी बोल देता था, उसकी जुबान कभी भी फिसल जाती थी। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन हरकतों पर उतरे हुए हैं और आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। हमें पता भी नहीं होता और लोग हमारे खिलाफ इतना कुछ कर रहे होते हैं। अच्छाई और नेकी में बहुत ताकत होती है, लेकिन बुराई भी कोई कम ताकतवर नहीं होती। बुरी नीयत, जलन, बुरी नज़र, टोने टोटके ना जाने क्या कुछ करते हैं लोग, हमें पता भी नहीं होता और हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। और कोई इस बात पर यकीन करे ना करे, मैं करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है और महसूस भी किया है। अब आप लोग ही बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि हमारी आंखें जल्दी खुल गईं, नहीं तो ये घर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, नष्ट हो जाता, कुछ भी ना बचता। भाभी उर्फ काव्या के बारे में पता चला कि वो पुलिस से बचकर शहर छोड़कर भाग गई। कहते हैं उसने और भी कई घर बर्बाद किए थे। भगवान जाने वो अब कहाँ होगी, लेकिन हमारे घर से उसका साया हमेशा के लिए हट गया। भाई की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, मंदिर जाना शुरू किया, सुबह उठकर पूजा करने लगा। जो वजन और चेहरे के दाने थे वो भी दवा और अच्छे खाने से ठीक हो गए। वो फिर से वही पुराना अर्जुन बन गया जो माँ की एक आवाज़ पर दौड़ता था। उसने माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा गलती इंसान से ही होती है, तू मेरा लाल है। उस दिन घर में सब रोए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं सुकून के थे। मेरी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन भाई ने कहा अब तू दुकान नहीं जाएगा, मैं तुझे आगे पढ़ाऊँगा। 6 महीने बाद मैंने 12वीं भी प्राइवेट से पास की और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। सुबह माँ पूजा करती, घंटी बजती, अगरबत्ती की खुशबू आती, पड़ोसी फिर से आने लगे, रिश्तेदार फिर से इज्जत से मिलने लगे। हमारे घर का नाम भी रख दिया माँ का आंगन। कुछ महीने बाद बाई की दूसरी शादी एक बहुत संस्कारी लड़की सिया से हुई। सिया ने माँ को अपनी माँ जैसा माना। घर में फिर से चहल पहल आ गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है भगवान ने बहुत बड़ा संकट टाल दिया। अगर उस दिन बाई को मंदिर में घंटी की आवाज़ ना सुनाई देती, अगर मैं उस दिन घर ना आता तो शायद हमारा घर, हमारा परिवार सब खत्म हो जाता। सीख दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। कुछ लोग हुस्न और मीठी बातों से नहीं, काले जादू और चालाकी से रिश्ते बिगाड़ते हैं। लेकिन याद रखो, जहाँ पूजा होती है, जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। आज हमारा घर फिर से हंसता है। माँ मंदिर जाती है, भाई ऑफिस जाता है और मैं पढ़ाई करता हूँ। और हाँ, हर रविवार हम तीनों उस पार्क में जाते हैं जहाँ माँ एक बार खो गई थी। अब हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बचा लिया। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और पूजा के आगे वो एक दिन जरूर हार जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।